चैप्टर नंबर 4 नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 3 में हमने इलेक्ट्रिक करंट कर दिया। वन वे वी कैन से दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर कोई भी वायर में अगर हम करंट पास करें तो अब उसकी इफेक्ट स्पेशली मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किया है ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन क्या किया ऑस्टेड ने? You observe that whenever electric current passing through any conducting wire, the magnetic field produced around it, मतलब इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ओस्टेड ने इतना ही ऑब्जर्वेशन किया है, ओनली द ऑब्जर्वेशन दैट whenever current passing through any conducting wire, magnetic field produce around it, बस इतना ही। अब उसकी अगर डायरेक्शन ले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड एज बी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब राइट हैंड लो और उसका थंब रखो करंट की डायरेक्शन में। अगर यहां पर सोचे इसके लिए तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन कीप योर थंब राइट हैंड थंब इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फिंगर जैसे एनसर्कल होती है। ओके, इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। when we keep our right hand thumb in the direction of current, then finger encircle the wire gives the direction of magnetic field। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगी इस रीजियन में, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में रहेगी। देखो, अगर हम सोचे कि चलो ये हमारा वायर है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तब अगर उसको हम होल्ड करें हाथ में, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर एनसर्कल हुई, तो देखो इस वाले रीजियन से आउटसाइड हुई और ये वाले रीजियन में इनवर्ड, तो यहां पर इनवर्ड होगी और इस रीजियन में आउटवर्ड होगी। बाय दिस वे, अगर हम इस करंट की बात, इस वायर की बात करें, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में, तो ऐसे होल्ड करेंगे हम वायर को, मतलब ऊपर वाले रीजियन में आउटवर्ड रहेगी और नीचे वाले रीजियन में इनवर्ड, क्योंकि हम उसको ऐसे होल्ड करेंगे। थंब की डायरेक्शन करंट वाली, देन फिंगर एनसर्कल द वायर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अच्छी तरह से समझ लेना है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो अब आउटवर्ड एंड इनवर्ड सिंबॉलिकली अगर हमें दिखाना है, तो इनवर्ड को हम दिखाएंगे क्रॉस साइन से और आउटवर्ड को हम दिखाएंगे डॉट साइन से। आगे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी हमें डिनोट करनी है, इसको हम ऐसे डिनोट करें। जहां पर भी इनवर्ड होगा वहां पर हम क्रॉस साइन, जहां पर भी क्रॉस साइन देखेंगे दैट इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। आउटवर्ड के लिए हम डॉट साइन यूज करेंगे। तो इसका इनिशियल
इंट्रोडक्टरी पार्ट है, होस्टेड ऑब्जर्वेशन। अब इससे आगे अगर हम देखें तो जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रखा है, वापस रिवाइज करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज अगर मैं एफ ई लिखूं तो उसको लिखते हैं हम Q इंटू ई से, ओके, बिकॉज E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, देन इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई। ऐसे ही अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो ऐसे लिखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इन मूविंग, अदरवाइज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फोर्स है तो एफ एम करके लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। उसकी फॉर्मूला लर्न कर दो डायरेक्ट, क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स exerted on charge moving in magnetic field Fm is equal to Q V क्रॉस B। अब अगर क्रॉस साइन है तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो बोलेंगे परपेंडिकुलरली टू द बोथ V एंड B। मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर द वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। अब अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं हम, हमें याद है क्रॉस अगर रिमूव करेंगे तो साइन थीटा आएगा, जैसे डॉट आता है तो डॉट में कॉस थीटा है तो क्रॉस में साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से कोई एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है, ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, व्हेन Fm is zero, magnetic force is zero। तो एक तो हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज स्टेडी है, हाँ, फर्स्ट आंसर हमारा बोल देंगे इफ चार्ज इज स्टेडी, मतलब अगर वेलोसिटी ही नहीं, मूवमेंट नहीं है चार्ज की, स्टेडी चार्ज है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो नो मैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए ये देखो हेडिंग है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मोशन है तो ही होगा, अगर चार्ज स्टेडी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड पार्ट इज व्हेनेवर थीटा इज जीरो, मतलब मोशन तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो भी नहीं लगेगा। मतलब इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब थीटा जीरो बोलो, अदरवाइज 180 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है तो भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इसकी ये कंडीशन हो गई, एग्जैक्टली तीन कंडीशन, जब स्टेडी है तब जीरो होगा, थीटा जीरो पे जीरो होगा, या थर्ड कंडीशन में 180 डिग्री पर भी जीरो होगा। ओके, तो यहां से एक एमसीक्यू का पार्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, मतलब अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, कोई ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब दोनों फोर्स लगेंगे, दोनों का एडिशन करना पड़े, एंड दैट इज कॉल्ड
लॉरेंट्ज फोर्स। तो एक इक्वेशन याद कर लो लॉरेंट्ज फोर्स की। लॉरेंट्ज फोर्स मतलब टोटल फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। दैट मीन्स कोई ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उसके अंदर चार्ज, तब दोनों फोर्स ऐड कर दो, टोटल फोर्स, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। फॉर्मूला होगी Q इंटू ई प्लस क्यू V क्रॉस B। अगर Q को कॉमन निकाल दे देन E प्लस V क्रॉस B, that is called Lorentz force, combination of electric and magnetic force. ओके चलो अब यहां से एक चीज और लेनी है हमें। दो तीन इक्वेशंस है जो डायरेक्ट हमें लर्न करना है, जिसका यूज होगा आगे जाकर। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखो कौन सी कंडीशन है? करंट कैरिंग वायर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करंट है वायर के अंदर, वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन ये जो वायर है वो दूसरी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तब उसके ऊपर फोर्स लगे। कंडीशन में ऐसा बोल दूं कि चलो मेरे पास कोई भी एक ऐसे मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल ऐसे रख दिया, तो वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके अंदर मैंने कोई भी एक ऐसा कंडक्टर रख दिया ऑफ लेंथ एल, और इसको मैंने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो करंट तो इसमें से जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट इस डायरेक्शन में। तो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन द वायर F इज इक्वल टू, लिख बोल दो इसको, आई एल क्रॉस बी। बी कौन सी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो वायर में से पास हो रहा है वो करंट, दैट इज आई एल क्रॉस बी। ओके, तो ये भी एक इक्वेशन लर्न करनी है। व्हेनेवर करंट कैरिंग वायर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द वायर इज आई एल क्रॉस बी। इसमें भी हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई एल बी साइन थीटा। ओके, अब इसमें भी हम बोल सकते हैं कि वेन एवर फोर्स इज जीरो, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर थीटा जीरो होगा मतलब जो वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मतलब करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है या उसके ऑपोजिट में जा रहा है। वेन एवर थीटा इज जीरो और 180 डिग्री, force is zero. No force exerted on the conductor whenever conductor is in the direction of magnetic field. ओके, और मैक्सिमम लगेगा फोर्स कब? कितना होगा? आई एल बी जितना, और कब होगा? वेन एवर थीटा इज 90 डिग्री, पाई बाई टू, एट दैट टाइम फोर्स इज मैक्सिमम। ओके चलो अब ये जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो आई एल क्रॉस बी,
इसके लिए हम यूज कर देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए ऐसे ही फिंगर को हम सेट करते हैं, ऐसे। अब ये जो हमारी फोर फिंगर है, इसको फोर फिंगर बोलते हैं। तो फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें रखनी, फील्ड की डायरेक्शन में। ये जो सेंटर फिंगर है, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद करो, फॉर द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स की अगर डायरेक्शन हमें पता करनी है तो इन दोनों को अरेंज करो। फर्स्ट फिंगर को, फोर फिंगर को अरेंज करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सेंटर फिंगर को अरेंज करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये अच्छी तरह से समझ लें। जैसे चलो मैं बोल दूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट चलो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका फोर्स हमें इस डायरेक्शन में अपवर्ड लगेगा, ऐसे। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। जैसे अब यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन है क्यू वी क्रॉस बी, तो इसमें भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लगा सकते हैं, लेकिन चार्ज के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में हम हमारी फोर फिंगर, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगेन। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, या फिर पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज अवर, सॉरी, ये जो है वो तो फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, सॉरी सॉरी, दिस इज फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, central in the direction of current, otherwise positive charge, then thumb gives the direction of force। अब अगर यहां पर तुम्हें नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन जो भी यहां से आएगी उसके ऑपोजिट ले लेना है। अगर मैं बोलूं कि चलो फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेट तो कर दो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में। अब थंब आया अपवर्ड, लेकिन नेगेटिव है, तो फिर इसका ऑपोजिट ले लो इनवर्ड करके। ओके, तो ऐसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। चलो, अब एक और चीज है यहां पर, कि अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बट मूविंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उससे वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो एक टॉपिक कर देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर ऐसा ना पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, देन मोशन ऑफ चार्ज ऐसा बोल देंगे। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, देन क्रॉस इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ये जो क्रॉस है वो
इनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर कोई भी एक चार्ज Q को मैं v वेलोसिटी से यहां पर रिलीज कर रहा हूं। ओके, चार्ज Q रिलीज विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। हमें पता है कि फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब अंदर की डायरेक्शन में करेंगे। अब चार्ज ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज लिया है, देन फोर्स एक्सर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? जैसे मैंने सेट किया, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इनवर्ड। चार्ज मैंने इस डायरेक्शन में लिया है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज एफ अपवर्ड। अब होगा क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो चार्ज थोड़ा ऊपर जाएगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्रॉस होती जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी क्रॉस होती जाएगी, ओवरऑल मोशन हो जाएगा उसका सर्क्यूलर। चलो यहां पर देख लो कि जैसे जैसे चार्ज यहां पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी इस डायरेक्शन में। तो चेक कर लो, फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहां पे होगा फोर्स। ओके, ऐसे। तो कभी भी वेन एवर, एक मिनट, हाँ बेटा। हाँ, चलो एक मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज। तो फिर से कहीं पर भी होगा ये, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वेन एवर चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तब ऑलवेज इट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलवेज वेन एवर चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक पॉइंट यहां पर हम बोल सकते हैं कि व्हेन चार्ज Q मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to it always charge performs circular motion। ऑलवेज चार्ज परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी रेडियस होगी, तो अब उसकी रेडियस की इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो देखो सर्कुलर मोशन,
तो सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो इक्वल होगा इसके मैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब अगर परपेंडिकुलर में है तो वो सेंट्रीपिटल के इक्वल हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और मैग्नेटिक फोर्स अब परपेंडिकुलर है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, इसलिए क्यू वी भी डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एक वी तो कैंसिल, तो यहां पर बोल सकते हैं एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। तो यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं, मास कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स रेडियस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मीन्स as speed of the charge increases, radius of the circular path increases. Radius depends on speed, magnitude of the velocity. जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी, जितना कम स्पीड से जाएगा रेडियस भी कम होगी। मतलब यहां से हायर स्पीड में जा रहा है तो ऐसा बड़ा सा सर्कल बनेगा, लोअर में जा रहा है तो छोटा सर्कल बनेगा। एज स्पीड इंक्रीजेस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीजेस। अब यहां से आगे एक और इक्वेशन इसी की, अगर मैं सेम इक्वेशन वापस लिखूं यहां पर, देन आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब सर्कुलर मोशन है तो एक और होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो उसके एंगुलर स्पीड के हिसाब से v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम यूज कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू m, v की जगह पर r ओमेगा अपॉन क्यू बी। तो r कैंसल, व्हाट अबाउट द ओमेगा, दैट इज क्यू बी बाय m, और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो एंगुलर स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते, ओमेगा इट्स कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, दैट इज क्यू बी बाय एम। तो न्यू क्यू बी बाय 2 पाई एम, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या उसका उल्टा टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। So time period T is equal to 2 pi m upon QB, and which is constant. That means जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन है वो R प्रोपोर्शनल टू V, और टाइम पीरियड जो कांस्टेंट है या ओमेगा कांस्टेंट है वो हम बोल सकते हैं। कैस speed increases, radius of the circular path increases, but its time period मतलब time required to complete one rotation, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर छोटा पाथ है या बड़ा पाथ है या कौन सा भी पाथ हो, अगर यहां से इसको कंप्लीट करने में 1 मिनट लग रहा है तो इसमें भी उसको 1 मिनट ही लगेगा, और ये पाथ को कंप्लीट करने में भी उसको 1 मिनट ही लगेगा, बिकॉज रेडियस इंक्रीजेस, speed also increases, speed increases, radius increases,
तो यहां से ज्यादा यहां पर स्पीड होगी, ज्यादा स्पीड होगी तो वापस टाइम तो सेम ही लेगा। अगर इस ट्रैक में जाओगे, यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी तो वापस सेम टाइम पर ही आओगे। इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब इसका प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पूछे तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा बोल सकते एज स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ increases radius of path increases but time period remains constant. As speed of the circular path increases, radius increases but time period remains constant. That is the principle of cyclotron. प्रिंसिपल पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मोशन ऑफ द चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी रेडियस डिराइव करो। तो रेडियस डिराइव करना है तो यहां तक लिखेंगे। अगर टाइम पीरियड डिराइव करने को पूछे, फ्रीक्वेंसी जो भी पूछे, फिर कर सकते हैं हम। ओके, तो ये तो हुआ वेन एवर चार्ज एंटर परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक ऐसा भी पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं। ओके, अब जो करने जा रहे हैं वो एमसीक्यू के लिए। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, हाँ हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा, सर्कुलर मोशन, ऑलवेज सर्कुलर मोशन। अब अगर वेलोसिटी कोई एंगल पे है, बस एंगल 0 और 180 और 90 ना हो, हाँ? मतलब वी एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड विथ सम एंगल थीटा, यहां पर बोल देंगे थीटा 0 नहीं होना चाहिए, थीटा 90 भी नहीं, और थीटा 180 भी नहीं, बाकी कोई भी एंगल ले लो, 0, 90 और 180 के अलावा कोई भी ले लो, विथ सम एंगल थीटा। एट दैट टाइम चार्ज परफॉर्म्स हेलिकल मोशन। वेन एवर थीटा 90 डिग्री सर्कुलर मोशन होगा, 0 और 180 में तो मोशन ही नहीं होगा, तो 90 डिग्री पे सर्कुलर, इसमें तो मोशन होगा ही नहीं, तो कोई भी एंगल होगा तब जो चार्ज है परफॉर्म हेलिकल मोशन। चार्ज परफॉर्म हेलिकल, हेलिकल हेलिकल का मतलब होगा दोनों टाइप की मोशन, सर्कुलर प्लस लीनियर। हेलिकल मोशन का मीनिंग है सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन, दोनों टाइप की मोशन। दैट मीन्स ओवरऑल अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और चार्ज एंटर हुआ कुछ ऐसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना के, तो ओवरऑल चार्ज की मोशन कुछ ऐसे होगी। इट्स कॉल्ड हेलिकल मोशन।
अब मैं यहां पर बोल दूं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी इस डायरेक्शन में है ही, तो यहां पर कोई एंगल बना थीटा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब पैरेलल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पैरेलल, पैरेलल में ऑलवेज आएगा v cos थीटा, और परपेंडिकुलर में आएगा v sin थीटा। तब परपेंडिकुलर से ऑलवेज ये मोशन करेगा सर्कुलर, और cos थीटा जो इन द डायरेक्शन है, इससे वो परफॉर्म करेगा लीनियर मोशन। तो जो सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन है, तो सर्कुलर ड्यू टू v sin थीटा कंपोनेंट एंड लीनियर ड्यू टू v cos थीटा कंपोनेंट। ओके, तब अब अगर यहां पर हमें इसकी रेडियस की इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। आगे तो 90 डिग्री था तो साइन 91 था, इसलिए एम वी बाई क्यू बी। अब साइन थीटा है, कोई भी एंगल है, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और यहां से वो एक सर्कुलर कंप्लीट कर रहा है, तो एक सर्कुलर में वो कितना मूव कर रहा है लीनियरली, इट्स कॉल्ड पिच। तो अगर हमें पिच पूछे कि व्हाट इज द पिच ऑफ द चार्ज, पिच ऑफ द चार्ज नथिंग बट लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन में कितना कवर कर रहा है वो, तो डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी होती है इन द डायरेक्शन वाली v cos थीटा, और इनटू टाइम पीरियड t। और टाइम पीरियड की इक्वेशन तो हमने आगे डिराइव करके रखी है, जो कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज 2πm अपॉन क्यू बी। तो पिच इज v cos थीटा 2πm अपॉन क्यू बी। वापस लिख दूं मैं, v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। देखो यहां से कोई थियरी नहीं पूछते, हाँ कोई भी थियरी ये वाली नहीं आएगी, हेलिकल वाली नहीं आएगी, आगे जो सर्कुलर वाला किया एज ए प्रिंसिपल वो पूछेंगे, ये वाला नहीं पूछते। ओनली एंड ओनली एमसीक्यू, हेलिकल मोशन में कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है लीनियर के लिए, कौन सा, उसकी रेडियस। अगर सर्कुलर सब कुछ गिवन है तो रेडियस पूछ सकते हैं, या उसका पिच भी पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलो क्लियर यहां तक कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। क्लियर? ओके, अब एक सेकंड थियरी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, और वो हमारी एग्जाम में 110% होगी, दैट इज बायो सावर्ट लॉ। इसको लर्न कर देना, 110% हमारी एग्जाम में होगा ये, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पूछेंगे एक्सप्लेन बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ रिलेटेड विथ इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि हमें वायर से, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड तो मिलता है, ओस्टेड ने बोला ऐसा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, कौन से डिस्टेंस पे कितनी होगी, दैट इज गिवन बाय बायो सावर्ट। ओके, तो पहले उसका डायग्राम, चलो ये कोई भी एक हमारा कंडक्टर है। ओके, उसमें कोई इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब याद रखो कि बायो सावर्ट लॉ इज ओनली एंड ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, मतलब ये पूरा वायर है, उसके हमें छोटे 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 पार्ट कर देने पड़े।
तो एक ऐसा छोटा सा पार्ट मैंने यहां पे ले लिया, दैट इज डीएल। तो करंट इसी में भी जाएगा, दैट इज करंट एलिमेंट आईडीएल। करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी ऐसी ही रहेगी, along with the tangent। चलो अब यहां पर P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। तो यहां पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी बोल देंगे। ओके, तो ये हुआ इसका एक डायग्राम। तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो अब बस इसी का स्टेटमेंट लिख देना है। बायो सावर्ट लॉ पूछे तो डायग्राम के बाद अब इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। कौन सा, आईडीएल। तो ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल एट ए पॉइंट having position vector r at a point P, लेकिन कहां पर, having a position vector r with respect to current element। r लेना है लेकिन कहां से, from current element, with respect to current element is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL क्रॉस r cap अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो है वो इसका स्टेटमेंट हो गया। फिर से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बोलेंगे डीबी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल एट ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम करंट एलिमेंट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब बस सभी को डिफाइन करो। क्या, तो कि हियर व्हाट अबाउट द म्यू नॉट, जैसे आगे एप्सिलॉन नॉट था ऐसा ही ये है म्यू नॉट। तो म्यू नॉट को बोलेंगे परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू याद कर लो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और यूनिट है उसका टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टी टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब यहां से एक चीज और, टेस्ला का दूसरा यूनिट भी है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो अगर टेस्ला को हम यहां पे रिप्लेस करें तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का दूसरा यूनिट भी याद करो, दैट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है, न्यूटन का याद है m1L1T-2, बस ए को ऊपर ले जाओ a-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
बहुत इजी है। डायमेंशन का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होगा 110% होगा। लेकिन पूरा जो हमारा 12th स्टैंडर्ड है उसकी जितनी भी क्वांटिटीज है उसमें से कोई भी एक का यूनिट, अदरवाइज डायमेंशन। तो जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन, यूनिट से डायमेंशन इजी है। तो ये म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4π10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलो एक चीज और यहाँ पे कर ले एक्स्ट्रा में, जो ये थियरी का पार्ट नहीं है। टेस्ला इज द एमकेएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच का रिलेशन याद कर दो कि 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। ये एमकेएस और ये सीजीएस, ये एमकेएस यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो दोनों के बीच का रिलेशन 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ या उसका उल्टा 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। वो तो कोई भी एक रिलेशन याद कर लो। कई बार गॉस में दिया होगा तो हमें उसका एमकेएस करना पड़े। जैसे कोई लेंथ सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मास ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अगर गॉस में दिया है तो टेस्ला में हमें कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़े, बिकॉज इट इज एमकेएस यूनिट। 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला। चलो इसी थियरी में अभी आगे, ये तो म्यू नॉट हमने डिफाइन किया, वैल्यू भी लिख दी। अब आइडियल तो बोल देंगे करंट एलिमेंट है। आइडियल क्या होगा? करंट एलिमेंट। अगर इसमें भी करंट एलिमेंट का यूनिट पूछ ले तो इजी है, आइडियल एम्पियर इंटू मीटर। ओके। आर कैप जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वापस हम डीबी की इक्वेशन को लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो क्यूब हो जाएगा। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर, क्रॉस हटा देंगे तो साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, लेने एक आर कैंसल, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन यहां तक डिराइव करनी। हाँ एक चीज और अभी, क्या अब ये हुई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अगर पूरे वायर से चाहिए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, ऐसा बोल देंगे देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो बी लिखेंगे। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं देन इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, देन बी इंटीग्रेशन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, अगर उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखे देन इट इज आइडियल क्रॉस, कोई भी इक्वेशन लिखो, अगर आर कैप वाला लिख रहे हो तो आर स्क्वायर आएगा, मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये वाला इक्वेशन लिख रहे हो तो नीचे भी आर स्क्वायर लेकिन साइन थीटा आ जाएगा, एक आर कैंसिल कर। ये वाला इक्वेशन की इंटीग्रेशन लिख रहे हो तो नीचे आर क्यूब आएगा। डजंट मैटर, कोई भी इक्वेशन में इंटीग्रेशन डाल दो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पूरा पार्ट हुआ ये 2 या 3 मार्क्स में पूछेंगे। ये जो है उसका 2 या 3 मार्क्स में पूछेंगे कि बायो सावर्ट लो। ओके चलो
इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, बायो सावर्ट लॉ में। ओके, क्लियर। ओके, चलो, तो अब यहां से भी वापस एक 4 मार्क्स की थियरी, जो भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आगे वाला जो बायो सावर्ट है, अगर वो नहीं पूछा चलो एग्जाम में, तो फिर ये थियरी तो 110% होगी और वो 4 मार्क्स में ही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 मार्कर में ही पूछेंगे, कभी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में नहीं पूछेंगे। ऐसा बोल देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप जो है उसकी एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बस वो हमें कैलकुलेट इक्वेशन डिराइव करनी। तो चलो उसके लिए मैं एक ले रहा हूं, दिस इज अवर सर्कुलर लूप, और उसके सेंटर से जो मैं लाइन पास कर दूं, दिस कॉल इज एक्सिस। इसको मैं इसकी एक्सिस बोल देता हूं। अभी के लिए बोल देता हूं एक्स एक्सिस, सेंटर पॉइंट ओ। चलो उसमें कुछ डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी, कुछ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तब उसके सेंटर से एक्सिस पर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पॉइंट पी है यहाँ पर, विच इज ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लूप, सेंटर ऑफ द लूप। तो एक्स डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट। तब यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट हम एज्यूम करते हैं, वो एलिमेंट हम बोल देंगे आई डी एल, क्योंकि करंट तो आई है ही और छोटे छोटे जो पार्ट कर दिए वो डी है। तो वहां से हम बोल रहे हैं कि पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, विच इज ए डिस्टेंस आर। ओके, तो ऑलवेज प्रैक्टिकली देखोगे 3 डायमेंशन में, तो आईडीएल और आर सर्कुलर लूप के लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेंगे। क्योंकि जैसे तुम सर्कुलर लूप ऐसे मान लो, कोई भी ऐसी लूप हुई, चलो मैंने ऐसी एक लूप ले ली, तो यहां से अगर मैं कोई भी ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ऑलवेज वो उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हियर आईडीएल एंड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। अब मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो रेडियस और आर के बीच का कुछ एंगल बन सकता है एज ए थीटा, लेकिन आइडियल एंड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, चलो, विच इज परपेंडिकुलर टू आर ऑल्सो, इसलिए मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, विच मेक्स एंगल थीटा विथ एक्सिस। तो दो कंपोनेंट बनेंगे, db cos theta, which is in the direction of magnetic field, and
dB sin theta, that is perpendicularly to the axis. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल थीटा विथ द एक्सिस, तो उसके ऊपर कॉस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर में साइन। चलो उसका मैं ऑपोजिट पार्ट अगर यहां पे एज्यूम करूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें, उसका कॉस कंपोनेंट यहां पर ही आएगा लेकिन साइन कंपोनेंट नीचे। एग्जैक्टली ऑपोजिट है, रेडियस भी सेम, उसका आर भी सेम, इसका मतलब डीबी साइन थीटा जो है वो कंपोनेंट कैंसल हो जाएंगे। ऑल डीबी साइन कंपोनेंट आर कैंसल विथ ईच अदर। ओनली जितने भी यहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट लू, सभी का डीबी कॉस का ही एडिशन होगा, मींस लास्ट में इंटीग्रेशन। पहले डायग्राम आ गया समझ में? ये डायग्राम सबसे पहले तुम्हें ड्रॉ कर देना पड़े। चलो तो अब यहां पर मैं लिख दूं पहले कि जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसल हो जाएंगे, मतलब यहां पर ऐसा लिख दूं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एस डीबी साइन थीटा आर कैंसल विथ ईच अदर, और जो पैरेलल कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट दैट इज डीबी cos theta are added with each other। तो एडिशन मतलब लास्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर। वेक्टर लिखूं तो नीचे क्यूब करना पड़े, लेकिन आईडीएल आर तो परपेंडिकुलर है, साइन 90 तो 1 हो जाएगा। देयरफॉर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आर, ये कैंसिल कर दूं, नीचे आर स्क्वायर और साइन 91 आईडीएल क्रॉस सॉरी आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर अब हमें डायग्राम में से मिल सकता है। देखो ये हो जाएगा 90 डिग्री के हिसाब से हमारा पाइथागोरस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कि हियर आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर हम पुट अप कर सकते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने बोल रखा है कि इसका हमें कॉस कंपोनेंट मिलेगा, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसको मैं एक्सिस के ऊपर है तो dbx लिखूं, दैट इज dB cos थीटा, क्योंकि ये तो dB की वैल्यू हुई, हमें तो cos कंपोनेंट मिल रहा है, दैट इज dB cos थीटा। देयरफॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डायग्राम के हिसाब से कॉस थीटा हमारा। अगर हम वापस डायग्राम देखें तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो यहां पर कॉस थीटा लगा दो, दैट इज आर अपॉन आर। ओके, adjacent by hypotenuse, therefore mu naught upon 4 pi I dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा, ये यहाँ पे आर, ये आर, आर स्क्वायर अगर ये है तो आर मतलब रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मतलब 1/2। आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो आर की वैल्यू तो इसका रूट निकलेगा, तो ये 1 पावर ये 1/2, ये 3/2 हो जाएगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमें मिली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ये ओनली स्मॉल एलिमेंट। बस अब टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, बी एक्स, तो इंटीग्रेशन, ये पूरे का इंटीग्रेशन, उसमें कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, इसमें रेडियस और उसका डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 ऑल्सो कांस्टेंट, देयरफॉर ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है, एल, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर रिंग है इसलिए लेंथ को एल नहीं लिखेंगे, सर्कुलर के लिए उसका सरकमफ्रेंस लिखेंगे, दैट इज 2 पाई आर। देन bx is equal to mu naught upon 4 pi I into r upon r square plus x square raised to 3/2 into 2 pi r। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dl l होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ किसकी, तो क्या सर्कुलर लूप की, तो सर्कुलर लूप में सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई r। तो देखो पाई कैंसल, एक 2 कैंसल और r का स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 2, पाई कैंसल हो गया, सिर्फ 2 बचा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। So this is the intensity of magnetic field. Mu naught I r square upon 2 r square plus x square raised to 3/2। अब अगर इसी में एक केस हम बोल दे कि जो लूप है उसके n टर्न्स है, लूप विथ n टर्न्स, तो एक टर्न्स का इतना है तो 2 होंगे तो डबल हो जाएगा, 3 होगा तो 3 टाइम्स, ऐसे ही सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है टोटल, B इज इक्वल टू n mu naught I r square upon 2 r square plus x square raised to 3/2। This is the magnetic field with n turns। इस इक्वेशन को लर्न कर दो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। चलो कोई ऐसा पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, बी एट सेंटर ऑफ लूप, तो सेंटर ऑफ लूप के लिए डायग्राम देखो, तो सेंटर ऑफ लूप के लिए पी पॉइंट कहां लेना पड़े, सेंटर पे, मतलब x0। अगर इस इक्वेशन में मैं x0 कर दूं तो आर स्क्वायर की 3/2 आएगी,
आर स्क्वायर के 3/2 में 2 कैंसल, आर क्यूब आएगा, ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, तो एक आर नीचे रहेगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। कई बार क्या होगा, सभी चीज गिवन होगी वैल्यू में और पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, तो बोल सकते हैं एन म्यू नॉट आई बाय 2r। क्लियर? यहां से देखो, ये हमने किया, यहां से ये वाला पार्ट, और फिर ये 4 मार्क्स में पूछेंगे कि डिराइव द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर देते हैं। पहले ये डायग्राम, करंट कैरिंग लूप, रेडियस r है, करंट एलिमेंट आईडीएल है, पी पॉइंट एक्सिस पर x डिस्टेंस पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर r है। तो आईडीएल एंड r परपेंडिकुलर ही होते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो थीटा एंगल बना रहा है, ये और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे। तो इसका दो कंपोनेंट, डीबी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर में डीबी साइन। तो ऐसे रिंग के ऑपोजिट पॉइंट पर अगर मैं सोचूं तो डीबी साइन उसके ऑपोज में आएगा, तो जितने भी डीबी साइन कंपोनेंट है वो कैंसल, डीबी कॉस का ही इंटीग्रेशन होगा। तो ये लिख दिया हमने बायो सावर्ट के हिसाब से म्यू अपॉन 4 पाई आईडीएल आर अपॉन आर क्यूब। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, एक आर ही बचेगा, पाइथागोरस से आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। इंटेंसिटी होती है डीबी कॉस थीटा से, ये का ही कर रहे हैं अभी हम स्मॉल एलिमेंट का, और कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर उसका रूट, तो बाकी की इक्वेशन लिख दो। टोटल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, जिसमें ओनली लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस ही आएगा, जो कैंसिल होता है वो पार्ट करो, फॉर्मूला मिलेगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एस टू 3/2। फॉर एन टर्न्स के लिए एन मल्टीप्लाई करो, फॉर द सेंटर ऑफ द लूप एक्स 0 करके एन म्यू नॉट आई बाय 2r। चलो क्लियर?